This is our third session of today, and we are very privileged to have you as the resource person. Professor S.T. Charan is the founder Vice Chancellor of the Bikaner Technical University, situated in Rajasthan. He has a rich experience of 34 years in technical education, research, planning and development, and university administration. Professor Charan has held various academic positions like Dean Student Welfare, Dean Faculty of Engineering and Architecture, Dean Academic Affairs, Head of the Department, Chairman BOS, etc. Sir has also played a key role in the establishment of Rajasthan Technical University in Kota. Dr. Charan has been awarded with the Khosla Research Award consecutively for 2 years from the University of Roorkee. A very significant contribution of Professor Charan is the introduction of the novel concept of human values and ethics in the area of technical education. Under his guidance, numerous rigorous workshops have been conducted in both offline as well as online modes for students as well as faculty on this very topic. Sir's remarkable work has been recognized by AICTE. He has been a very important core member of the National Coordination Committee of Students Induction Program. In addition, he has been a member and national and state level nominee in many international and national bodies. Some of them are AIMS, AICTE, IGA, IECI, ISMTT, IFCMS, etc. Today, he is here with us to share his expert understanding of human values and the role played in our personal as well as professional lives as faculty in various subjects. Sir's talk today is titled Human Values, A Way to Happiness. Sir, I request you to take the mic and kindly lead the talk. Thank you. Thank you, madam. आदरणीय विशाल जी और सभी पार्टिसिपेंट्स, आपका जो थीम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मैं इसको थोड़ा से और डीपर सोच के बताता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन है और कम्युनिकेट होके हमारे कान तक पहुँचती है। अब कान के अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना, ये हमारा अपना निर्णय है, और कान के अंदर भी जाने देना है। उस अंदर जाने के बाद उस पे कुछ करना है कि नहीं करना है, ये भी हमारा निर्णय है। तो ये सारे निर्णय कौन करता है? तो जो ये निर्णय करता है, आज उसके बारे में कुछ बात करेंगे। यानी कान से मस्तिष्क तक पहुंचाने का तो काम किया, लेकिन मस्तिष्क के बाद में उस पर कुछ करना भी है कि नहीं करना है, करना है तो क्या करना है, फिर उसको कैसे करना है, इस बात का जो निर्णय लेता है, और वो जो निर्णय लेता है वो ही हमारा संपूर्ण जीवन के निर्णय लेता है। अगर उसे संपूर्ण जीवन के निर्णय की दिशा ठीक हो जाती है तो हमारा जीवन आनंददायक हो जाता है, सुखी हो जाता है। और इस निर्णय की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी होती है तो हम उस गड़बड़ी का खामियाजा भुगतते रहते हैं और जीवन में तकलीफें पाते रहते हैं, जबकि अंततः होना तो हम सभी सुखी ही चाहते हैं। तो आज का जो मेरा विषय जो मैंने लिया है वो कान से मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क से आगे भी जो बात है उसके बारे में चर्चा करने वाला। आपको शायद सीधा सीधा ये लगेगी भी हम तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, अचानक ये वैल्यू एजुकेशन और इस तरह की बात कहाँ से आ गई। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम निर्णय लेने वाले हैं, इस निर्णय की प्रक्रिया को समझ ले तो हर काम ठीक हो सकता है। जब मैं वैल्यू एजुकेशन की बात करूं तो मैं सबसे पहले ये आपके सामने थोड़ी सी अपने स्थिति जो है समाज की, देश की या पूरे संसार की, उसके बारे में थोड़ी सी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम समय के साथ बहुत
डेवलपमेंट हुआ, साइंस ने डेवलपमेंट किया, साइंस ने इसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया, टेक्नोलॉजी ने उसके बाद में इक्विपमेंट के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में और हमारे हाउस होल्ड के रूप में, हमारे घर की सुविधाओं के रूप में बहुत सारा विकास किया। हम देख रहे हैं, जिसको जितना याद है उसको ऐसा ही लगेगा कि आज जो है वो इस टर्म्स में, सुविधाओं के टर्म्स में आज जो है कल से बेहतर है। जैसे मैं मेरे जीवन के इतने सालों की याद कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आज से 40 साल पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखें तो बहुत सी कम सुविधा थी और आज हमारे सामने बहुत सारी सुविधाएं हैं। जिसको 20 साल याद हो गए उसको भी लगेगा कि बहुत सुविधा है। और आगे फिर हम सोचते जा रहे हैं कि चलो हमारे देश में ये है और फला यूरोपियन देश में ये है तो ऐसा भी होना चाहिए। तो ये डायरेक्शन कंटिन्यूसली जिसको हम सुविधाओं का विकास कहते हैं वो लगातार हो रहा देखने में आ रहा है। और हम शिक्षा को देखें तो शिक्षा में बढ़ोतरी, खूब बढ़ोतरी हुई है। इस समय तो कहते थे कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए कोई लालच देना पड़ता था, लेकिन आज हर गांव में स्कूल ले जाने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बसें जा रही है। माँ बाप अपने जेब खर्च में से कम करके और बच्चों को स्कूल भेज रहे, तो शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही। लेकिन तीसरा विषय जो है हम समाज के रूप में देखें। समाज के रूप में देखूं तो मैं समाज के रूप में इस तरह से कहूंगा कि हम शिक्षित हो गए तो सभ्य होने चाहिए। सभ्य होने चाहिए तो समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे उदाहरण के लिए आतंकवाद है, नक्सलवाद है, भ्रष्टाचार है, औरतों के खिलाफ अत्याचार है, गृह कलह है, ये बढ़ रही है या घट रही है, तो हमको नजर आएगा कि तो बढ़ रही है। तो यानी सामाजिक विकास के रूप में देखें तो इसमें हम ऊपर जाने की बजाय नीचे जाए। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ढांचागत विकास बहुत हो रहा है, शिक्षा का विकास भी बहुत हो रहा है, लेकिन शिक्षा के साथ अगर हमको सभ्य होना चाहिए, इसकी अपेक्षा है कि शिक्षा के माध्यम से सभ्य होने चाहिए। अगर सभ्य होने चाहिए तो समाज में जो इतनी बुराइयां हैं वो तेजी से बढ़ती है। और सिर्फ बुराइयां ही नहीं, हमारा अपना जीवन जो है वो लगता है कि दुर्भर होता जा रहा है। हम एक दूसरे को टॉलरेट भी नहीं करते, एक दूसरे की बात भी ढंग से सुनना पसंद नहीं करते। तो ये असहनशीलता क्यों आ रही? पढ़ लिख के तो ज्यादा सहनशील हो जाना चाहिए। तो आज का विषय है कि ये जो समाज में विकास की बजाय विकार आ रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? अगर मैं जिम्मेवारी के रूप में देखें तो निश्चित रूप से हमको पढ़ाया तो ये गया कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति का निर्माण करती है। अगर व्यक्ति का निर्माण करती है तो व्यक्ति का जो दायरा है कि वो एक स्वयं है, फिर उसका परिवार है, परिवार का एक्सटेंशन है, उसका पड़ोसी है, उसका मोहल्ला है, उसका गांव है, उसका शहर है, उसका अपना देश है, और देश ही क्यों, मानव से मानव तक तो सभी संबंधित तो है। तो पहले जो शिक्षा की अवधारणा है कि इस मानव से मानव संबंध को वो समझते। और सिर्फ मानव से मानव संबंध को समझना पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकृति में, वातावरण में हम रहते हैं उसका हम कितना दुरुपयोग कर रहे हैं उस पर आज देखें तो बहुत सारी समस्या हमको नजर आती पर्यावरण से संबंधित। कुछ महानगर तो ऐसे हैं जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो विकास तो लग रहा है लेकिन सांस नहीं ले पा रहे। तो ये जो इस तरह की होड़ बनी हुई है कि भौतिक चीजें हमारे पास बहुत होनी चाहिए, तो भौतिक चीजें कहाँ से आएगी? अंततः तो प्रकृति से आती है, पर्यावरण से ही आती है। हमारे पास जो भी चीज है, छोटी चीज हमारी पेन पेंसिल से लेके और घर के फर्नीचर से लेके हमारे खाने पीने से लेके खाना पीना, हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन भी तो वहीं से आती है। यानी हमारे पास जो भी चीज है वो या खनिज के रूप में मिलती है, प्राकृतिक जो प्रकृति ने हमको दिया उससे मिलती है। तो जो भी चीजें हैं वो प्रकृति से मिलती है। तो प्रकृति का हम संरक्षण कर रहे हैं या इसका दोहन नहीं कर रहे? तो ये भाव कौन सिखाएगा बच्चों को? तो ये भाव सिखाने की जिम्मेवारी की मुझे लगता है ये। तो यानी हमारी एजुकेशन का जो है व्यक्ति से व्यक्ति संबंध सिखा लें और उसका प्रकृति के साथ में भी संबंध सिखा लें तो वो खुद भी खुश होएगा और उसके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति खुश होगा, परिवार खुश होगा और प्रकृति भी समृद्ध रहेगी कि हम उसे उतना ही ले पाएंगे जितनी हमको जरूरत है, और हमको जरूरत नहीं है उसको दूसरा उपयोग करेगा और सदुपयोग नहीं करेगा, वापिस प्रकृति होगी कुछ देने का मन रखते हैं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ इसी विषय में बात करने वाला हूँ। तो इसी विषय को लेते हुए अगर मैं शिक्षा की स्थिति को और थोड़ा देखूं
तो आजकल सभी लोग कुछ न कुछ सिखाने की बात करें, यानी कौशल की बात करें कि इसको, जैसे मैं इंजीनियरिंग एजुकेशन से जुड़ा हूँ, तो हम ये कहते हैं कि अगर एक ब्रांच का लड़का है, मैकेनिकल का लड़का है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो उसको अच्छी आनी चाहिए। फिर कहते मैकेनिकल के साथ में और क्या जुड़ सकता है, बोलो उसको रोबोटिक्स भी सिखाओ। ये सीख रहा है तो थोड़ा उसको कंप्यूटर भी सीखना चाहिए, कंप्यूटर सीखता है तो बोलते हैं सॉफ्ट स्किल भी सीखनी चाहिए। इन सारा का सारा जो जोर है वो उसको सिखाने पे लगा हुआ है। लेकिन इस सिखाने के बाद में इसको करना क्या चाहिए, ये सिखाते समय से सिर्फ इतना सा कह पाते हैं कि इसको रोजगार करना है, पैकेज बढ़ाना है। लेकिन कहाँ इसको उपयोग करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए कि वो समाज में काम आ सके, तो ऐसा हमको कहीं समझाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता। ये कहाँ उपयोग करना चाहिए, कहाँ इसको ध्यान देना चाहिए, इस बात को कहते हैं मूल्य। यानी मूल्य नहीं सिखाया जाता। तो कौशल तो सिखाया जाता है, मूल्य नहीं सिखाया जाता। मैं हमेशा उदाहरण के रूप में कहता हूँ कि जैसे इंजीनियरिंग का विद्यार्थी इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल के विद्यार्थी को हम बिजली बनाना सिखाते हैं। अब जिस फार्मूले से बिजली बनती है उसी फार्मूले से बम भी बनता है। अब वैल्यू तो टेक्नोलॉजी में नहीं है, तो उसके यूज करने वाले में है। तो बिजली बना के इलेक्ट्रिक काम भी कर सकता है और बम बना के यूज भी कर सकता है। तो शिक्षा में जो प्रायोरिटी नहीं हो पा रही है कि मूल्य आधारित कौशल, मूल्य पहले होना चाहिए, कौशल बाद में होना चाहिए। कौशल नहीं होना चाहिए विषय नहीं, लेकिन मूल्य आधारित कौशल, यानी मूल्य आधारित हमारी शिक्षा होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में आप देखें उसके ऑलमोस्ट एवरी पेज में, हर पेज में मूल्य आधारित शिक्षा की बात, संस्कार की बात कही है, शिक्षा परिवार की बात कही है, सहनशीलता की बात कही है, शांति से प्रेम से रहने की बात की है, ईज की बात कही है। तो हर समय इस बात को कहा गया है कि मूल्य आधारित शिक्षा, तो यानी हमारे शिक्षा का विषय बनता है कि कौशल हो लेकिन साथ में मूल्य भी। लेकिन कैसी हो रही है ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया। अब इन को अगर समझना चाहें तो मैं एक बेसिक चीज जो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने एक बार क्वेश्चन किया, बहुत विद्वान थे, मुझे अगर शिक्षा के बारे में बात करने आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम सभी जीना चाहते हैं। बात ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम जीना क्यों चाहते हैं, तो इस बात पर कुछ सीधा सीधा उत्तर नजर नहीं आता। तो जीना क्यों चाहते हैं इसका सीधा उत्तर नहीं आता नजर। तो क्या हम जीने की दौड़ में जी रहे, तब इसको विस्तार से देखें तो लगता है कि जीने की जो हमारी चाहत है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं। जो हमारी सुबह से शाम तक की दौड़ है, हम सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? क्या हम 2 वक्त की रोटी के लिए कर रहे हैं? रोटी के लिए नहीं कर रहे, रोटी तो बहुत पर्याप्त मिली गई है। क्या हम वो चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं? अगर इकट्ठा करने के कर रहे हैं तो कुछ नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। तो अंततः मैं सोचता हूँ कि सभी लोग अंततः हम सुखी होना चाहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुख के साथ समृद्ध भी होना चाहते हैं। ये जो 2 बातें हैं हर व्यक्ति पे लागू होती है, मेरे पे भी लागू हो रही है, आप पे भी लागू हो रही है, सब जगह लागू हो रही है। सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, सभी लोग समृद्ध होना चाहते हैं और ये आश्वस्त होना चाहते हैं कि दोनों चीजें हमारे पास बनी रहे, यानी इन दोनों की निरंतरता चाहते हैं। फिर मैंने आपको स्लाइड के रूप में रखा, यानी चाहत तो हमारी सबकी, हम सबको, अब इस चाहत को पूरा कैसे कर सकते हैं? इस चाहत को पूरा करने के लिए, सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए हम सुविधाओं का संग्रहण करने लगते हैं, सुविधा जुटाते हैं। हमारे पास जो सुविधा है वो हमेशा लगता है कि हमारे पास कम, हमें कुछ हो रहा नहीं चाहिए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सुबह से शाम तक सुविधा जुटाने में ही लगेंगे, और जब सुविधा जुटाने लगते हैं तो लगता है इसका कोई अंत तो नहीं। ये महसूस भी करते हैं कि इसका अंत नहीं है, फिर भी वही काम करते रहते हैं। तो चलो सुविधा की बात होगी, सुविधा को हमारे पास है। अब इसको मैं दूसरे रूप में देखूं कि माना हमारे पास में घर में सब कुछ है, पूरी सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन हम व्यवहार में एक दूसरे से ठीक नहीं है, तो हम सुविधा होते हुए भी लगता है कहीं न कहीं हमारा मन ठीक नहीं है। जब हमारा मन ठीक नहीं है तो हम सुखी तो नहीं, अंततः हमारी चाहत तो सुख होना है। जैसे मैं इंजीनियर बना, इंजीनियर बनने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में आया, तो ये तो मेरा बनना हो गया। उसको टीचिंग प्रोफेशन में आया तो मेरा पढ़ाना काम हो गया, करना हो गया। करने के बाद में कुछ पाता हूँ, रिम्यूनरेशन पाता हूँ, पाना हो गया।
और पाने के बाद में होना क्या चाहता, होना तो सुखी चाहता। आप भी जहाँ हैं, चाहे किसान है वो खेती करता है, खेती के बाद उगाता है, उगाने के बाद में बाजार में बेचता है और बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उससे सुखी होना चाहता है। तो ये जो क्रम है हमारा, तो अंततः तो सुखी होना चाहिए। उससे पहले के तो सारे उसके स्टेप है। अब ये पाने के बाद में जो महसूस करता है, हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि सुविधाएं तो बढ़ती जा रही है लेकिन हम सुखी नहीं हो रहे। तो दूसरा पक्ष ध्यान में आता है कि हम संबंध के रूप में कहीं न कहीं हो रहे हैं। हमारा अपने आप से संबंध कभी कब लगता है हम अपने आप से ही परेशान, फिर हमारे अपने घर से संबंध, हमारे अपने परिवार के लोगों के साथ और परिवार के लोगों के साथ भी, फिर जहाँ हमारे अपने साथ में, जहाँ वर्क प्लेस लोगों के साथ, फिर पड़ोस के साथ में और फिर मानव के मानव। तो संबंध के रूप में उसका निर्वहन नहीं करने से वो कहीं गया। अब इसके बहुत से उदाहरण अपने पास दे सकते हैं। जैसे माना हमारे घर में बहुत सारी सुविधाएं हैं और हमारे दिमाग में कोई न कोई चीज चल रही है, तो हमको नींद थोड़ी आएगी। हमारी नींद आने के लिए सब है घर में, सोफा भी है, बेड भी है, एसी भी है, सब चीजें हैं। लेकिन दिमाग में कुछ संबंध को लेकर तूफान चल रहा है तो निश्चित रूप से नींद नहीं आ सकती। तो ये नींद नहीं आती है संबंध का कारण। वैसा आप आज ही अपने आसपास एक क्रम बना के देख सकते हैं कि हमारी चाहत क्या है, और उस सारी चाहत में जहां जहां जिस चाहत को हमारी पूरी हो गई, लेकिन कहाँ ऐसी चाहत है जिसमें हम अभी अपने आप को तृप्त महसूस नहीं करते, वो सिर्फ संबंध के रूप में। हमारे आसपास जितनी प्रॉब्लम है उनका अगर हम देखें तो ज्यादातर प्रॉब्लम संबंध से कंसर्न है, सुविधा से कंसर्न कम है। आप एक मैं छोटा सा आपके सामने उदाहरण रखूं कि आजकल जैसे तलाक है, तलाक बहुत बढ़ रहे हैं, तो माना कि तलाक क्या उन लोगों में बढ़ रहे हैं जिनके पास बिल्कुल सुविधा नहीं है, या उन लोगों में बढ़ रहे हैं जो सुविधा संपन्न है। तो ऐसा सर्वे आया है कि बड़े बड़े शहरों में तो तलाक के केसेस बढ़ते जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में कुछ बढ़ जाते हैं, उनके पास सुविधा बहुत है लेकिन संबंध के रूप में वो निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की जो हमारे देश में तो 7 जन्म का प्रण लेने की बात करते हैं, और ऐसे कैसे जी आ रहे हैं 7 महीने भी नहीं चल पाते। तो लगता है कि ज्यादातर जो समस्याएं हैं घर में, जो दुख होने का कारण है, जो दुखी होने का कारण है, और या अपने वर्क प्लेस के दुखी होने का कारण है, या अपने आप में जो दुखी होने का कारण है, वो संबंध के रूप में आप एक लिस्ट बना के दे सकते हैं कि जो मैं जहाँ मैं अनहैप्पी होता हूँ वहां मैं कहाँ है, क्या मैं सुविधाओं की वजह से अनहैप्पी रहता हूँ या संबंध का निर्वहन नहीं लेते हूँ। आप इसको एक लिस्ट बना के देख सकते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि ये दोनों का मिक्स है, तो उसमें भी अगर गहराई से जाएंगे तो संबंध के रूप में वो चीजें हैं, उसकी वजह से हम अनहैप्पी होते हैं, दुखी होते हैं। तो अब ये तो जरूरी हो गया कि मनुष्य के लिए तो सुविधाएं जरूरी है और संबंध भी जरूरी है। अब अगर आप बहुत कई पीढ़ी पीछे चले जाए, जब मानव में ऐसा विकास नहीं हुआ था, तो पशु के लिए क्या चाहिए, उसको सिर्फ सुविधा चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन होने के बाद आराम से बैठता है, जब दोबारा भूख लगती है तभी जाके वो उसकी तलाश करता है। उसमें मनुष्य भी शायद ऐसा ही करता था, सिंगल में रहता था, खाता था, खा पी के और फिर दोबारा भूख लगती है तलाश करता था। लेकिन उसकी जो समझ विकसित हुई धीरे धीरे, तो उसको लगा कि नहीं, इससे नहीं, उसने इसको और अपने रूप में संबंध के आधार पे आगे बढ़ाया, और उसको लगा कि सब सुविधा से नहीं, हम आपस में संबंध के रूप में रहना भी हमारे लिए। तो हम तीनों को देखें कि सुविधा और संबंध। तो तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण निकल के आती है कि इसमें संबंध के रूप में हमको कितना अपना समय देना चाहिए, वो सुविधाओं पे कितना समय दे रहे हैं, इनमें कहीं तो तालमेल होना चाहिए। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। सही समझ किसमें, खुद में सही समझ, और रिलेशनशिप किसमें, दूसरे मानव के साथ, और सुविधा किसमें, नेचर में जो चीजें हैं, रेस्ट ऑफ नेचर। तो इन 3 चीजें महत्वपूर्ण चीजें जो है हमारे पूरे जीवन का क्रम तय करती है। और हमारा जीवन का जो क्रम है सिर्फ 4 स्तर है, मैं हूँ, मेरा परिवार है, फिर मानव से मानव है, और प्रकृति। सभी को इन 4 स्तर के जीवन में किया होता है। इन 4 स्तर के जीवन में हम संबंध के लिए कितना समय लगा रहे हैं, सुविधाओं के कितना समय लगा रहे हैं, और इन दोनों को तय करने के लिए हमारी समझ कैसे। अगर ये 3 चीजें हम देखते हैं तो निश्चित रूप से इन सबका, सारी समस्याओं का हल इसी के अंदर नहीं होता है। अब इसमें देखना होता है कि प्रायोरिटी क्या है।
हमारे पूरा जीवन का सारा क्रम इन 3 में समाहित है। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है? क्या सुविधा सबसे पहले नंबर पर हो, संबंध पहले पे हो, या समझ पहले पे हो? एक मैंने ये प्रायोरिटी का ऑर्डर आपके सामने रखा है। ये समझ को सबसे पहले रखा है, संबंध को दूसरे नंबर पर रखा है और सुविधा को तीसरे नंबर पर रखा है। अगर मेरे में ये समझ विकसित होती है कि संबंध मेरे सबसे पहले है, तो मैं जो भी मेरे पास है मैं संबंध के रूप में अपने घर में इस तरह से व्यवहार करता हूँ, इस तरह से चीजों को बांट के उपयोग करता हूँ। और मेरे साथ में वर्क प्लेस पे मेरे संबंधी के रूप में उनको भी मैं पहचानता हूँ, उनसे मैं उसी तरह से सहभागिता से काम करता हूँ, उनको पूरक समझ के काम करता हूँ और मैं संबंधों की जरूरत को महसूस करता हूँ और उससे मैं सुखी हूँ। जब मैं ये चीजें संबंध के भाव को पूर्ण से समझ पाता हूँ तब मुझे ये समझ में आती है कि इस संबंध के भाव के लिए मुझे सुविधाएं कितनी चाहिए, तो मैं सुविधाओं का ठीक तरह से आंकलन कर पाता हूँ। तो जो क्रम बना है कि पहले नंबर पर सही समझ हो और सही समझ से मैं संबंध के रूप में मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाता हूँ, तो मैं सुविधाओं का भी सही ढंग से निर्वहन कर पाता हूँ। और सुविधाओं का अगर मैं सही रूप से आंकलन कर पाता हूँ तो मैं प्रकृति का उतना ही दोहन करूंगा जितनी मुझे सुविधाओं मिले, और बाकी जो बची सुविधा है तो रेस्ट ऑफ नेचर में जो लोग हैं उनके लिए काम। अगर मैं इस व्यवस्था को ऐसे देखूं कि अगर एक जो जानवर है उसको भी सुविधाएं तो चाहिए, उसको भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, लेकिन ये उसके लिए जरूरी है और इंसान के लिए भी जरूरी है। उसको भोजन, पानी, शेल्टर, आने जाने की गाड़ी, ये सारी जो व्यवस्था हमारे पास है उसको भी जरूरी है। लेकिन जानवर के लिए तो जितनी चीजें जरूरी है वो उसके लिए पर्याप्त है, उससे ज्यादा उसको चाहिए नहीं। लेकिन इंसान को जब ये मिल जाता है तो ये पर्याप्त नहीं है, उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, वो विचार सारे संबंध के रूप में। तो जब मैं संबंध के रूप में इसको पहचान पाता हूँ और उसका निर्वहन कर पाता हूँ तो मैं खुद सुखी होता हूँ और मेरे संपर्क में जो आता है वो सुखी होता है। आप देखें कि माँ को सबसे प्रिय उसका बच्चा होता है, लेकिन बच्चे को कब मारती है? जब खुश होते तो मारती है, दुखी होते तो मारती है। जब दुखी होते तो मारती है। यानी दुखी व्यक्ति हमेशा दूसरे को दुखी करता है और जो हैप्पी है वही दूसरे को हैप्पी करता है। तो जब खुद खुश होता है तो वो दूसरे को भी खुश रखता है, इसलिए इसको उभय सुख का है, म्यूचुअल हैप्पीनेस का है। और जब उसको ये बात समझ में आ जाती है कि संबंध पूर्वक रहना ही जीवन का आधार है और उससे सुखी हुआ जा सकता है, तो उसका निर्वहन करता है। और जब ये बात समझ में आती है तो उसको फिर पता लगता है कि मुझे सुविधाएं कितनी चाहिए, उसका निर्धारण कर पाता है। और अगर सुविधाओं का एक बार निर्धारण कर लेता है तो उसके लिए उतना ही प्रयास करता है जितनी उसको चाहिए होती है। वर्तमान में क्या स्थिति है कि हम सुविधा का निर्धारण नहीं कर पाते। वो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक उदाहरण हमारे मित्र कहा करते थे कि आजकल हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे हम एक रेलवे स्टेशन पे जाके बुकिंग विंडो पर बात करते हैं कि हमको टिकट दीजिए, उससे जो पूछेगा बताइए कहाँ का टिकट चाहिए, बोले नहीं ये मत पूछो कहाँ का चाहिए, मुझे तो आप फर्स्ट क्लास का टिकट दीजिए। फिर पूछेगा कहाँ का टिकट दीजिए, बोले ये मत पूछो, मुझे तो फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए, लेकिन उसमें ये भी ध्यान देना कि फर्स्ट क्लास में सारी व्यवस्था कंप्लीट हो, एसी बिल्कुल ढंग से चले, चद्दर वगैरह ढंग के होने चाहिए, खुले हुए होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी ऐसी स्थिति है कि हमको जाना कहाँ है ये पता नहीं है, लेकिन हमको ये सुविधा है सारी चाहिए। जब जाना तय नहीं है और हमने सुविधा इतनी करनी शुरू कर दी तो निश्चित रूप से हम दुखी ही होने वाले, सुखी नहीं होने वाले। इस समय संसार में दो तरह के लोग नजर आते हैं। एक वो है जो जिनके पास सुविधा नहीं है, सुविधा विहीन है, इसलिए दुखी है और दरिद्र। एक वो है सुविधा संपन्न है लेकिन संपन्नता का भाव नहीं है, इसलिए वो दुखी है। ज्यादातर लोग इन्हीं दो कैटेगरी में, लेकिन होना क्या चाहते हैं? सभी लोग सुविधा संपन्न सुखी होना चाहते हैं, लेकिन जब सुविधा का निर्धारण नहीं हो पाता तो वापिस वो 2 नंबर की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो जो 1 नंबर की कैटेगरी में है, जो सुविधा विहीन है, उनकी बात तो चलो अपने आप पे ठीक है, लेकिन जो सुविधा संपन्न है वो क्योंकि सुविधा का भाव नहीं है उसमें,
इसलिए दुखी है और दरिद्र है। मना तो सब सुखी और समर्थ होना चाहते हैं। तो इसलिए इस ऑर्डर को देखें तो अगर हम संबंध को तय कर पाते हैं तो हम सुविधा का निर्वहन कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अभी जो हमारा क्रम बना है, जो प्रायोरिटी का क्रम, तो मेरा नीचे एक सुविधा को एक बहुत ही लाल बड़े गोले में से दिखा के रखा है। कभी कभी हमको लगता है कि आजकल हमारा सारा जो समय है, जो सोच है, वो सुविधाओं के संग्रहण में लगा है। आप देखिए कि एक व्यक्ति सुबह काम करता है, वो फिर ओवर टाइम करने जाता है, फिर कुछ और काम करना चाहता है। इसलिए काम करना चाहता है कि वो सुविधाओं का संग्रहण करना चाहता है। उसको लगता है कि घर में अगर ये चीज आएगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, जब वो चीज आती है तो उनका किसी और चीज आ जाएगी तो तब हम खुश हो जाएंगे। यानी हम हर अपनी खुशी को किसी न किसी इवेंट में ढूंढते हैं, किसी न किसी व्यवस्था में ढूंढते हैं। जब हम व्यवस्था में ढूंढते हैं तो संबंध के रूप में फेल हो जाते हैं। तो ये जो मैंने स्थिति बताई नीचे, इसको सिर्फ सुविधा पे लाल गोला दिखाया है। इस तरह की जो हमारी अभी व्यवस्था है, जीव चेतना है, इस चेतना को हमने एनिमल कॉन्शियस कहा है, एनिमल कॉन्शियसनेस। ऐसी चेतना में जब जीते हैं तो हम सुविधाओं का संग्रहण करते हैं। जब संग्रहण करते हैं तो हमारे खुद के मन में भी जो भाव है वो संतुष्टि का भाव नहीं, हम अपने आप को डिप्राइड फील करते हैं। और क्योंकि हम ज्यादा संग्रहण कर रहे हैं, इससे दूसरे को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हमेशा खुद भी दुखी होते हैं और प्रकृति में जो चीजें हैं उसको भी हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि संबंध के रूप में हम संतुष्ट नहीं होते, इसलिए खुद भी दुखी है और दूसरे को दुखी करते हैं। तो अभी जो हमारी इस स्थिति को देखें, लेकिन हमको चाहिए क्या? चाहिए तो जो मैंने ऊपर टॉप पे और गोला बना रखा है, इसमें तीनों चीजें हैं। सही समझ भी है, रिलेशनशिप भी है और सुविधा भी। और जो सही समझ है उसको पहले प्रायोरिटी दिया है कि पहले सबसे हमको सही समझ आ जाए कि हमको संबंध में कितना समय लगाना है, उसमें मुझे क्या क्या करना है, उसकी मुझे अपने साथ में, अपने परिवार में और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली जो है संसार में, मानव से मानव, उस संबंध को कैसे चाहिए। जब यही बात समझ में आ जाती तो मुझे यही बात समझ में आ जाती साथ साथ मुझे फिजिकल फैसिलिटी कितनी चाहिए, तो मेरी प्रायोरिटी बदल जाती। तो जो ऊपर जो प्रायोरिटी दी है इसको कहते हैं मानव चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो हमारी जो यात्रा है वो एनिमल कॉन्शियसनेस से लेकर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, हम इस यात्रा के बीच में कहीं अभी रखते हुए, और उसी को जो ट्रांसफॉर्मेशन है, शिक्षा का यही उद्देश्य है कि जो एनिमल कॉन्शियसनेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस ले जाने का जो काम करता है, यही व्यक्ति का विकास है। व्यक्ति का विकास जो है वो भौतिक सुविधाओं में नहीं है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में नहीं है, उसके पास जो व्यवस्थाएं हैं उसमें नहीं है। वो मानव के रूप में अपने आप को कितना ताकि संबंध के रूप में दूसरों के साथ साबित कर पाता है, यही हमारी यात्रा है। इसी यात्रा को हम सब आपसे मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कि अभी हमारी अपनी स्थिति क्या है, हम कहाँ पे हैं, हमारे पास में जो भी अनहैप्पी होने के कारण है, जो दुखी होने के कारण है, उसमें संबंध के रूप में कितने कारण है और सुविधा न होने की वजह से कितने कारण है। तो हमको बहुत गहराई से देखें तो बहुत ही कम ऐसे कारण बचेंगे जो सुविधा न होने की वजह से। हमको हमेशा लगता है कि हमारे पास मान लो हमारी आवश्यकता अनुसार घर है और हम समझते हैं कि बड़ा घर मिल जाएगा तो बहुत सुखी है। कभी लगता है कि हमारे पास छोटी कार है, बड़ी कार आ जाएगी, सुखी होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो होड़ है न तो हमको सुखी होने देती है, न हम सुखी हो पाते हैं। जब हम संबंध के रूप में देखते हैं हमारी जो घर में व्यवस्था है, मेरी पड़ोसी के साथ व्यवस्था है, मेरी वर्क प्लेस की व्यवस्था है, और मानव के साथ जो मेरी व्यवस्था होनी चाहिए, संबंधपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें अगर मैं ठीक हूँ, मैं अपने कंडक्ट मेरा ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम सुखी होंगे। ये जो यात्रा है हमारी, इसी को हमको एक्सप्लोर करना है। उसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। कहने में तो मैंने इसको बहुत ही आपको सोल्ड करके बता दिया कि सीधा संबंध और समझ अगर विकसित होती है ढंग से तो हम संबंध का निर्वहन कर पाते हैं, और संबंध का निर्वहन ढंग से कर पाते हैं, ये समझ आ जाती है तो हम सुविधा भी कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति में हम खुद भी खुशी होते हैं और हमारे संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्ति को भी खुश रखते हैं। इसलिए इसको म्यूचुअल हैप्पीनेस कहते हैं। और स्वीकार के रूप में हमें जितनी चाहिए उतनी लेते हैं, तो बची हुई चीजें जो रेस्ट ऑफ नेचर में और किसी के काम आती है, हम भी प्रॉस्पर्स होते हैं, दूसरों को प्रॉस्पर करते हैं। अब इस सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो चीज है वो है राइट अंडरस्टैंडिंग। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? यही तो बाकी दो चीजों को तय करने वाली।
राइट रिलेशनशिप को सुनने के लिए हमको देखें कि हमारा जीवन का जो स्पान है, जो आयाम है, जो विस्तार है, एक्सटेंशन है, वो कितना है। तो इस एक्सटेंशन को देखो तो हमारा 4 स्तर का एक्सटेंशन है। पहले मैं खुद हूँ, फिर परिवार है, फिर समाज है और फिर नेचर है, एग्जिस्टेंस। अब इन चारों स्तर पे अगर मैं व्यवस्था में हूँ, हार्मोनी में हूँ, तो इस बात की मेरे में समझ विकसित करनी चाहिए कि मैं अपने आप में हार्मोनी में हूँ, व्यवस्था में हूँ, मेरी फैमिली के साथ में हार्मोनी में हूँ, मैं समाज के साथ में हार्मोनी में हूँ और मैं नेचर के जिसमें मैं रहता हूँ उसके साथ में। इन 4 स्तर की मेरे में अगर समझ विकसित होती है, इसको कहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग। और इनमें जितनी मेरे पास समझ विकसित हो पाती है, मैंने जितना मैं जी पाता हूँ, इंडिविजुअल में हार्मोनी में, फैमिली में हार्मोनी में और सोसाइटी में हार्मोनी में और नेचर में, मैं जितना इसमें से जी पाता हूँ, जितनी समझ विकसित होती है, उसमें जितना मैं अपने आप में लागू करके जी पाता हूँ, उतना ही वो संस्कार है। तो सबसे प्रमुख विषय है राइट अंडरस्टैंडिंग। तो 4 स्तर का हमारा जीवन है, खुद से लेके प्रकृति तक, उसमें हम में हार्मोनी में। दिस हार्मोनी ही अनहैप्पीनेस का कारण है। दिस हार्मोनी इज इक्वल टू अनहैप्पीनेस और हैप्पीनेस इज इक्वल टू हार्मोनी और हार्मोनी इक्वल टू। अगर मैं अपने आप में हार्मोनी में हूँ और परिवार में हार्मोनी में, समाज में हूँ, नेचर में हूँ, तो मैं खुश हूँ। और अंततः हमारी चाहत तो खुश होना ही है, हम हैप्पी होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। अब इस 4 स्तर की व्यवस्था को थोड़ा सा समझने के लिए मैं थोड़ी सी बात कहूंगा आपके सामने कि राइट अंडरस्टैंडिंग में 4 स्तर की हार्मोनी है, उसको कैसे हम विस्तार से देखते हैं। अभी जो हमारा हम कहते हैं, मैं कहता हूँ, हम क्या है, तो एक तो हमारा शरीर है और दूसरा हमारा सेल्फ है। तो बॉडी है और सेल्फ, शरीर है और मैं है, ये मानो मैं दोनों चीजें हैं और दोनों का आपस में सहअस्तित्व है। ये हमको समझने की जरूरत है। अभी मैंने शुरू में कहा था कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कंसर्न बात की, मान लो कान तक आई और कान के मैंने अंदर जाने नहीं दी, मान लो कान के अंदर भी चली गई और मस्तिष्क में भी चली गई, मैंने आगे एनालिसिस नहीं किया। ये एनालिसिस करने का काम कौन करता है? ये मैं का सेल्फ करता है, बॉडी नहीं करता। बॉडी तो उसका इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारा शरीर जो है 2 चीजों से मिलकर बना है, एक बॉडी है, दूसरा सेल्फ। शरीर है और मैं है, ये दोनों आपस में एक है। जो भी हमको वहां से सूचना मिलती है वो बॉडी के थ्रू आती है और फिर सेल्फ में उसका फर्दर एनालिसिस होता है। तो हमको ये दोनों बातों को समझने की जरूरत है कि सेल्फ अलग चीज है, बॉडी अलग चीज है, दोनों मिलती है। अलग इसलिए है कि दोनों के रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों के नीड्स अलग है, दोनों की जरूरतें अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे खाना है, खाना शरीर की जरूरत है। फिर सम्मान है, सम्मान आई की जरूरत है, सेल्फ की जरूरत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं कि आप अपने दोस्त के पास गए, बहुत दिनों बाद मिले, उसने आपका बहुत स्वागत किया, खूब अच्छा खिलाया पिलाया, बहुत घुमाया फिराया और घुमाने के बाद में उसने आपको कहा कि अच्छा भी, बहुत बड़ी अच्छी बात, अच्छा रहा आपने। और इसमें जाते हुए कहा चलो मैंने आपका बहुत ध्यान रखा, ऐसा तुमने जीवन में पहले तो कभी देखा भी नहीं होगा। तो बस एक सेंटेंस जो है कि ऐसा तुमने जीवन में कभी देखा ही नहीं होगा, इससे उसने जो कुछ भी किया वो जीरो हो जाएगा। अब ये जो सेंटेंस था ये बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं था, ये सेल्फ का रिक्वायरमेंट था कि आप सम्मान से इसको चाहते। तो सम्मान जो है सेल्फ का रिक्वायरमेंट। बॉडी के साथ है तो आपने उसको खूब ध्यान रखा, अच्छा खिलाया खिलाया घुमाया, तो दोनों के रिक्वायरमेंट अलग है। इसको हमको समझने की जरूरत है। मैंने इसको थोड़ा सा और विस्तार से दिखाया, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और सेल्फ की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं आवश्यकता के रूप में देखूं तो फिजिकल फैसिलिटी बॉडी का रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने सम्मान का उदाहरण दिया, ये सेल्फ का रिक्वायरमेंट। सम्मान है, स्नेह है, विश्वास है, संबंध है, प्रेम है, ये सब सेल्फ की रिक्वायरमेंट है। खाना है, हवा है, यहाँ तक कि घर है, हमारा आने जाने का वाहन है,
ये सब फिजिकल फैसिलिटीज है बॉडी की रिक्वायरमेंट, यानी दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अगर मैं इसको समय के रूप में देखूं तो शरीर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो टेम्परेरी, यानी भोजन मुझे अभी चाहिए, जैसे मैंने भोजन कर लिया उसके बाद आप कितनी चीजें दोबारा स्वादिष्ट कर दो मैं नहीं खाऊंगा। हवा भी एक बार हम लेते हैं फिर आप छोड़ते हैं। घर भी जिसको हम समझते हैं कि हमारा परमानेंट है, वो परमानेंट नहीं है। आप कल्पना करें कि आपको कहते हैं कि आप 12 महीने तक इस घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो घर की आपको जेल लगने लगेगी, तो वो भी रिक्वायरमेंट ना टेम्परेरी है, में आते हैं जाते हैं। और ये सारे रिक्वायरमेंट जो है सब क्वांटिटेटिव है, सब क्वांटिटी में फिक्स है, असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। भोजन हमको लिमिट में चाहिए, हमको घर भी लिमिट में चाहिए, जो कुछ भी चीज है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड है। लेकिन दूसरी में अगर सेल्फ की रिक्वायरमेंट देखो, उदाहरण के लिए मैं रेस्पेक्ट लिखा है तो रेस्पेक्ट तो कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं कि मुझे सुबह शाम रेस्पेक्ट चाहिए बाकी समय तो ऐसे ही चलेगा, वो तो कंटिन्यूस चाहिए, 24 घंटे ही चाहिए। लेकिन रात में सोते समय भी अगर कोई सपना आता है जिसमें कोई हमारा अपमान कर ले तो उसको स्वीकार नहीं होता, तो उसका रिक्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यूस है। और इसको हम क्वांटिटी में नहीं डाल सकते कि मुझे 1 किलो चाहिए सम्मान, या मुझे आधा किलो विश्वास चाहिए, या 2 किलो मुझे प्यार चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। ये सब गुणात्मक है, फीलिंग्स है, भाव में। मानो भाई बहन का संबंध तो है और वो संबंध में भाव नहीं है, तो संबंध तो बना हुआ मानव के रूप में बना हुआ है, और यहाँ तक कि पड़ोसी के साथ पड़ोसी का संबंध, आपका पड़ोसी होने का संबंध बना है। अगर वो भाव नहीं है तो भाव विहीन संबंध का कोई अर्थ नहीं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो भावपूर्ण है, इन फीलिंग्स है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं। तो इन दोनों चीजों को हम अलग करके देखते हैं। अब आप अपने आप में देख सकते हो कि क्या हमको दोनों महत्वपूर्ण है या इसमें किसी एक से काम कर सकता है। तो कभी कभी लगता है कि अभी हमारा सारा का सारा जो फोकस है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरे करने में, सारा का सारा सुविधाओं पे लगा हुआ, और जो हमारा सेल्फ का रिक्वायरमेंट है जो सबसे बड़ा है, जो हमारे सारे सुख को भी तय करने वाला है, उस पर हमारा ध्यान कम है। तो हमको लगता है कि हमको दोनों को ही निभाने की जरूरत है। इसको कितना है ये हमको यही राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि इसमें वरीयता किसकी होनी चाहिए, पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए ये आपको तय करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बात कही है और मैं बहुत जान की सीख के आ गया और आपको उसको ठीक मान लेना है। आप अपने लेवल पे सोच के देख सकते हैं, जो मैंने बात की है इसको देख के सोए कि इसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या जो सेल्फ की रिक्वायरमेंट वो प्रायोरिटी है या बॉडी की रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी है। लेकिन चाहिए तो हमको दोनों, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से फिजियोकेमिकल थिंग से पूरी। भोजन है वो फिजिकल चीजों से पूरी होता है, घर है वो फिजिकल चीजों से पूरी होता है, यानी जितनी भी चीजें हैं ये किसी भौतिक रासायनिक चीज की से पूरी होती है। लेकिन जो सेल्फ का रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने उदाहरण के लिए रेस्पेक्ट लिखा हुआ, रेस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, स्नेह है, लव है, ये किससे पूरा होता है, ये सही समझ और सही भाव से पूरा, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। सही समझ और सही भाव नहीं हो तो ये सेल्फ का रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं। पर जब सेल्फ का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता तो लगता है वही सब सारी दुखी होने के वही कारण है। अब इसको अपने आप भी आप अपने आप में जान सकते हैं, और अपने आप के साथ में आपके आसपास जो लोग रहते हैं उसमें जान सकते हैं, और आप अपने आप में तय कर सकते हैं कि इसमें हम किस बात पे, किस काम पे कितना समय लगाएं और हमको कितना समय लगाना चाहिए। क्या हम सुविधा जुटाने में कितना समय लगा रहे हैं और संबंध के पूर्ण बनाने में कितना समय लगा। हमको ऐसा लगता है कभी कभी कि हमने अपने आप को शरीर मान लिया और ये मान लिया है कि अगर शरीर को हम जो रिक्वायरमेंट है उसका पूर्ति करते हैं तो हम उससे सुखी होने वाले। इसलिए लगता है, कभी लगता है कि हम घूमने जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, कभी लगता है कि होटल में खाना खाने से सुखी हो जाएंगे, कभी लगता है कि बड़ी गाड़ी में बैठेंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये जितने भी घटना आधारित सुख है वो सब टेम्परेरी है, क्योंकि बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो टेम्परेरी है। जैसे टेम्परेरी रिक्वायरमेंट पूरा हुआ वापिस वो वैसा लगने जाता है। और जो सेल्फ की रिक्वायरमेंट है वो सारे फीलिंग्स के आधार पे, और जो फीलिंग्स के आधार रिक्वायरमेंट है
वो कंटिन्यूस है, निरंतर है। और हम सुखी भी तो निरंतर होना चाहते हैं। ऐसा आता है नहीं कि हम होली दिवाली सुखी हो जाए और बाकी दिन में काम चलेगा, या महीने में 7 दिन सुखी हो जाए बाकी दिन काम चलेगा, या महीने में 15 दिन सुखी हो जाए बाकी दिन में ऐसे चलेगा। हम तो 24 ही घंटे सुखी होना चाहते हैं, यही हमारा जीवन का डायरेक्शन। और उस 24 घंटे सुखी होने के लिए हमको 4 स्तर की हारमोनी चाहिए। तो 4 स्तर में सबसे पहला स्तर जो है मैं हूँ। तो मेरे में हारमोनी का जो आधार है कि सेल्फ और बॉडी के साथ में जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इसके रिक्वायरमेंट को मैं कैसे पूरा करता हूँ, और जिसके रिक्वायरमेंट को पूरा करता हूँ मेरी वरीयता क्या है, क्या सेल्फ मेरी वरीयता है या बॉडी मेरी वरीयता है। आजकल जो समाज में ये लग रहा है कि बॉडी मेरी वरीयता है, मेरे शरीर के सुख के लिए हम सब कुछ करते हैं, और लगता है कि शरीर को ही हमने सब कुछ मान लिया, जबकि सारी जो व्यवस्था है वो सेल्फ से चलती है। सेल्फ ही तय करता है कि वो सुखी हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो सेल्फ ही तय करता है। तो सेल्फ के आधार पर सुखी होना हमारी पहली इच्छा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बताऊंगा तो देखिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट जो केमिकल चीजें पूरी होती है, अगर मैं एक्टिविटी को देखूं, जैसे खाना है, चलना है, घूमना है, फिरना है, सोना है, बैठना है, ये सब शरीर की एक्टिविटी है। और ये सारी एक्टिविटी टेम्परेरी है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में थोड़ा काम करने लग जाऊँ, थोड़ा टाइम बाद ऑफिस से बाहर निकल के अपने घर को चला जाऊंगा। ये सारी एक्टिविटी है जो टेम्परेरी, जो बॉडी में से चले। इनके पीछे भी अब देखें कि इनको कंट्रोल कौन करता है। अब मुझे किसने कहा कि आपसे बात करनी, ये मेरे सेल्फ ने तय किया। आपने हमको बात करने के लिए कहा, मेरे सेल्फ ने एनालिसिस किया, मुझे बात करनी है, मुझे कहना है, मैंने ये तय किया। ये बॉडी को तो फिर मैंने इंस्ट्रक्ट किया अभी ये मुझे बोलना है, लेकिन तय किसने किया, ये सेल्फ ने तय किया। तो बॉडी की जितनी भी चीजें हैं, जो एक्टिविटी है, टाइम के रूप में देखें तो टेम्परेरी है। अगर मैं इसी चीज को अगर सेल्फ के रिक्वायरमेंट को देखें तो सेल्फ के अंदर जो चलता है दैट इज डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, इच्छा, विचार, आशा चलता है। आप देखें कि आपका बॉडी की जो एक्टिविटी है वो अभी मैं बैठा हूँ सिर्फ बोलने की एक्टिविटी कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग में जो डिजायर, थॉट, इमेजिनेशन चलती रहती है। आप अभी मेरे से सुन रहे हैं, उसके अलावा भी आपके इमेजिनेशन में कुछ और चल रहा है, और कुछ चल रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग सुन भी नहीं रहे हो, उनका कान तो हो सकता है कि इस माइक के सामने हो, लेकिन उसकी इमेजिनेशन कहीं और हो सकती है। तो ये एक्टिविटी जो सेल्फ है उसके अंदर चलती रहती है, और ये निरंतर है, ये इंटरमीडिएट नहीं है। एक ही समय में बहुत सारी इमेजिनेशन चलती रहती है। वो डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन, ये 3 चीजें हर्ष में चलती रहती है। तो इस तरह से जो सेल्फ का रिक्वायरमेंट है और सेल्फ की एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी भी इसकी कंटिन्यूस है, लगातार है, जबकि बॉडी की एक्टिविटी भी टेम्परेरी है और इंटरमीडिएट है। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा इसके। अगर मैं इसको और आगे देखें तो शरीर जो है वो सिर्फ पहचानना और निर्वहन करने का काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, आपको एक सुई चुभे है तो शरीर को ये पता है कि सुई चुभने से दर्द होता है, पहचानता है, तो पहचानता है तो दर्द होता है, इस बात का जानता है, तो पहचानने और निर्वहन करने का ही काम करता है। अगर मैं इसको सेल्फ के रूप में देखूं तो सेल्फ पहचानता है, निर्वहन करता है, रिकॉग्नाइज करता है, फुलफिल करता है। उसके अलावा वो जानता भी है और मानता भी। नोइंग एंड एज्यूमिंग 2 एक्शन उसके बाद में और शुरू है। जैसे उदाहरण के लिए आपको सुई लगाने की बात हो तो आपको लगेगा कि हाँ सुई उसने शरीर में चुभने वाली। अगर आपको पीछे ये बताया जाए कि ये सुई है, डॉक्टर लगा रहे हैं, आपको फलाना तकलीफ है और इसकी सुई लगाने जरूरत है, तो आप माने कि हाँ सुई लगा लो और आप किसी को लगाना चाहिए, क्योंकि आप में जानने और मानने की प्रक्रिया, ये जानने और मानने की प्रक्रिया है वो सेल्फ होती है। यार उसी समय मान लो आपको कोई कहे कि नहीं ये डॉक्टर नहीं है, ये तो वैसे फर्जी डॉक्टर है, तो आप तुरंत मना करते हैं, क्योंकि आपने जानने और मानने की प्रक्रिया, जानने और मानने की प्रक्रिया सेल्फ है। तो ये जो प्रमुख काम जो है सेल्फ के अंदर होता है, जो कंटिन्यूस है, और जो कंटिन्यूस है और हमारा हैप्पीनेस भी है उस कंटिन्यूस है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास है वो सेल्फ। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को बॉडी नहीं माने, सेल्फ मान के और अगर अपना व्यवहार करते हैं
और इस चारों स्तर की हार्मोनी में जीते हैं। आज मैंने थोड़ी सी चर्चा आपको अपने आप की स्तर की हार्मोनी को बताया। इस तरह से हम परिवार की हार्मोनी को भी देख सकते हैं। इसमें की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए साथ ही नहीं बढ़ाऊंगा, उसको भी देख सकते हैं कि परिवार की जरूरत क्या है। परिवार की जरूरत सबसे पहले विश्वास है, फिर सम्मान है, स्नेह है और वात्सल्य है, ये सब अंततः लव है। ये सारी व्यवस्था है जो परिवार में हमको देखनी है। इस तरह से समाज के बारे में कर सकते हैं, इस तरह से प्रकृति के बारे में कर सकते हैं। प्रकृति का जो संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, राइट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, नर्सरिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो अगर हमें समझ बनती है तो हमारा जीवन सुखी है और अंततः सब सुखी ही होना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इस विषय को हमने बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बहुत पूरी सिंसिटी के साथ पूरे मन के साथ लागू किया है। मेरा विश्वविद्यालय ज्यादा पुराना नहीं, 2 साल का विश्वविद्यालय है। इस विषय को एक स्ट्रक्चरल कोर्स के रूप में है, जिसमें 4 चीजें बताई है कि 4 चैप्टर है पूरे और स्ट्रक्चर्ड है पूरे 4 चैप्टर। और सभी बीटेक, एमटेक, एमजीए, एमसीए, बैचलर ऑफ डिजाइन, बीआर सब में एक कंपल्सरी कोर्स है। सब यानी व्यक्तित्व विकास का ये जो मॉड्यूल है इसको पढ़ना है। और इस मॉड्यूल का जो प्रेजेंटेशन का आधार है वो आधार है कि हर 4 स्तर के जीवन को अगर हम हार्मोनी में रहकर जीते हैं हर स्तर को, तो हम खुश होते हैं। तो अल्टीमेटली जो उसका आउटकम है खुश होना। और मेरा जो ये विश्वविद्यालय है ज्यादातर हिंदी लोग है, अदरवाइज हमारा मीडियम है इंग्लिश है। तो इस विषय को हिंदी में भी बच्चे पढ़ सीख सकते हैं। उनकी विषय सिर्फ पास करने का नहीं है, ये विषय जो है समझ के और उसको व्यवहार में लाए। तो कहते हैं कि जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी, तो इनसे दृष्टि को ठीक करने का विषय। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बहुत बड़ी एक जो कमी में मैं जो महसूस करता हूँ कि हमको कुछ करना सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ाई के बाद में करना सिखाया जाता है, लेकिन सोचना कैसे चाहिए ये नहीं सिखाया जाता। हमको कैसे सोचना चाहिए, सोचने का तरीका नहीं सिखाया जाता। तो मुझे लगता है कि ये जो विषय सोचने का तरीका सिखाता है और इसको करने के लिए निश्चित रूप से सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई भी आके कोई भी बात कह दे। इसके लिए बाकायदा टीचर्स की ट्रेनिंग है और मैं खुद इस विषय पे 8 दिन की ट्रेनिंग करके आया हूँ। उसके बाद भी लगातार जहाँ मौका मिला इसको ट्रेनिंग की है और मेरे फैकल्टी इसमें ट्रेंड हुए हैं। और अब तक मैं मेरे कॉलेज को देखता हूँ तो वहाँ की सारी 100% फैकल्टी जो है इस विषय पे 8 दिन का लगातार वर्कशॉप, 8 दिन इन 4 विषयों पे। आज मैंने जिस मामले से बात हुई, इन 4 विषयों पे तर्क के आधार पर लगातार चर्चा होती है। जो भी बात कही गई वो सार्वभौमिक से मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जैसे सम्मान है, तो सम्मान मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, हर समय चाहिए। हिंदुस्तानी को चाहिए, अमेरिकन को भी चाहिए, यूरोपियंस को भी चाहिए, सबको चाहिए। यानी व्यक्ति आधारित नहीं है, समय आधारित नहीं है और स्थान आधारित नहीं है। इट्स नॉट डिपेंड अपॉन पर्सन, प्लेस एंड टाइम। तो ये इसलिए सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है। तो जो भी चीजें मैंने आपको कही है, चाहे सम्मान हो, चाहे स्नेह हो, चाहे ट्रस्ट हो, रिलेशनशिप हो, ये सब यूनिवर्सल है। तो अपने यूनिवर्सल चीजों के बारे में लेकिन डिस्कशन होता है और तर्क के आधार पर बात है। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया आप नहीं मान लो, आप अपने स्वयं के आधार पर जांच से देखें कि ठीक है। और जब ठीक लगती है तो इसमें जी के देखें। जब आप जी के देखते हैं तो लगता है कि इससे कुछ हुआ जा सकता है, तो उसको जीवन में और आगे बढ़ा। तो लगभग 100% फैकल्टी मेरी कॉन्स्टेंट कॉलेज की इस बात में ट्रेंड है और मेरी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है जिसमें लगभग राजस्थान, आधे राजस्थान के सभी प्राइवेट और सरकारी इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए और मैनेजमेंट कोर्सेज के कॉलेज आते हैं। तो लगभग 20 to 25% फैकल्टी जो है वो इस वर्कशॉप में निकले हुए कोई डॉक्टर आते हैं। और इस पर्टिकुलर कोविड के टाइम में हमारी फैकल्टी ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह के वर्कशॉप 5 दिन के ऑनलाइन वर्कशॉप बच्चों के लिए आयोजित किए और उनको इसी विषय को इन 4 पॉइंट तो हार्मोनी एट 4 लेवल्स, विद इन हिमसेल्फ, विद इन फैमिली, विद इन सोसाइटी एंड इन द नेचर एग्जिस्टेंस। इस बात को तर्क के आधार पर समझाया और अब तक लगभग हम 3500 बच्चों का वर्कशॉप कर चुके हैं और उनको बात समझाने में सक्षम हुए। ये बात अभी कंटिन्यू है और अभी हमने सोचा है कि उस विश्वविद्यालय का हर बच्चा कोर्स तो पढ़ नहीं रहा, एक कोर्स रेगुलर है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ इस वर्कशॉप के माध्यम से तर्क के आधार पर वो और विस्तार से समझ सके। इस बात को अभी तक हमारे टीचर लगे हुए। मैं समझता हूँ कि ये भी तभी संभव हुआ है
कि उन टीचर्स ने जब इस वर्कशॉप से निकले तब उनको लगा कि हमारा जो दायरा है बड़ा है। सिर्फ हमारा दायरा जो हम टेक्निकल कोर्स पढ़ाने का नहीं है, हम तो पूरा व्यक्ति तैयार करते हैं, व्यक्ति भी पूरी पीढ़ी तैयार करते हैं। और पीढ़ी को तैयार करने के लिए हमारा जो सिर्फ क्लास तक पढ़ाना पर्याप्त नहीं है। तो और वो तभी संभव हुआ कि वो टीचर इस कोर्स से निकल के आए, तो इस कोर्स में लगे हुए। और वो भी उद्देश्य है कि 5000 विद्यार्थी तक जाने का ऐसा उन्होंने टारगेट तय किया। बस इतनी सी बात करके बहुत धन्यवाद करता हूँ और विशाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अपनी बात कहने के लिए सब लोगों के सामने मौका दिया। आपका किसी का कोई प्रश्न है तो मैं बात कर सकता हूँ। Thank you, Dr. Charan. Am I audible, sir? Dr. Vishal, kindly confirm, am I audible? Yes, ma'am. डॉक्टर चरण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आज के आपके इस लेक्चर ने सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने निजी और व्यवसायी दोनों जीवन के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया है। सुख और समृद्धि की निरंतर दौड़ में हम जीवन का मूल्य भाव खो चुके थे। आजीवन हम अपने सारे साधन सुख की एक झूठी छवि की खोज में लगा देते हैं। जैसा आपने समझाया, मैं और शरीर के सह अस्तित्व को समझना बहुत गहरा है और इस गहराई तक हम कोशिश करेंगे कि पहुंच पाएं और अपने छात्रों को भी ये गहराई समझा पाएं। सर, वी हैव रियलाइज्ड कि कौशल और योग्यता का विकास, जिस पर हम स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन बारे ज्यादातर फोकस्ड रहते हैं, ये सब नैतिक शिक्षा के बिना अधूरा ही रहेगा। हम उम्मीद करते हैं सर कि आपका ये लेक्चर आजीवन हमारे ख्यालों में रहे और हम इसे अपने डेली लेक्चर्स में, अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में इम्प्लीमेंट भी कर पाए। I hope all the participants have gained a lot today in this. Yeah. Dr. Brahmlin, can we have the question answer session, please? Yes, sir. The house is open for questions. Kindly line up for the questions and ask one by one. Hello. Hello. Sir, myself Dr. Vishal Verma here from the Department of Computer Science and Applications. Sir, my simple question is that after this beautiful discussion, I expect a ray of light on the fruitfulness of all these aspects on the job profile and on the placement activities of the students of your university. बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत से आप इस उसी बात पे आ गए जिस बात पे हमारी सारी एजुकेशन अभी चल रही है। इसका बहुत जबरदस्त अभी लोगों के जो सोच में फर्क आया है। कल तो लोग बात कर रहे थे कि हमको ऐसा बच्चा चाहिए जो अपनी ब्रांच से उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जानती है, यानी उसके बाद वैल्यू एडिट के कोर्सेज है। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि हमको ऐसा बच्चा चाहिए जो टीम के साथ काम कर सकता हो, वो जो व्यवहार समझता हो। इस तरह का हमारे पास जो प्लेसमेंट लोग हैं, इस तरह से भी उसका विरोध करने लगे। ऐसा नहीं है कि उसको 2000 रुपये ज्यादा मिल गए छोड़ के हमको चला गया। वो संबंध को समझने वाला बच्चा भी चाहिए तो सबके साथ ढंग से रह सके। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज ने लोगों को इस तरह से उसको दूसरे रूप में देखते हुए कि ऐसा नहीं कोई स्ट्रेस में है कि नहीं है, घर पे उसके संबंध ठीक है कि नहीं, उसको भी एनालाइज करना शुरू कर दिया। तो ये विषय कॉर्पोरेट तक भी समझ में आ गया है और सीधा सीधा तो ऐसा नहीं लगता है कि इससे तो आपको रोजगार मिलने वाला है, लेकिन इस 4 स्तर की व्यवस्था को कोई समझ लेता है तो वो अपना रोजगार तो कर ही लेता है, इससे रोजगार को ले लेता है। और कंपनीज में भी ये बहुत महत्वपूर्ण नीति आई है कि जो बच्चा तैयार हो रहा है, या फिर वो टेक्निकली फिट है या सिर्फ टेक्निकली तैयार होगा तो ह्यूमन के रूप में फिट है। एक मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है कि दिल्ली में एक IAS ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया।
IAS ऑफिसर से बढ़िया तो कोई करियर नहीं हो सकता था। जब से सुसाइड नोट को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं मेरी पत्नी और माँ के झगड़ों को सुलझाने में असमर्थ रहा हूँ, इसलिए मैं अपना जीवन खत्म कर रहा हूँ। तो हमने कैसा व्यक्ति तैयार किया? हमने एक ऐसा व्यक्ति तैयार किया, वो करियर तो उसका बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन संबंध के रूप में फेल है। तो इससे संबंध के रूप में फेल है पर करियर ठीक है, तो संबंध मल्टीप्लाई बाय करियर, एवरीथिंग मल्टीप्लाई 0 बिकम 0। तो आप ठीक करें, ये जो डायरेक्शन बदल रही है, समाज में बदल रही है, और ये एजुकेशन में मुझे लगता है इस पॉलिसी के बाद बदलनी पड़ेगी। मैंने इसका बताया, इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को मैंने पढ़ा है, हर तीसरी लाइन में लिखा है ऐसा कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। पहले बात करते हैं कि एजुकेशन में वैल्यू होनी चाहिए, शिक्षा में संस्कार होना चाहिए, इससे काम नहीं चलता, संस्कार आधारित शिक्षा होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में AICTE ने इसको पूर्ण रूप से लागू किया है, मैंडेटरी कोर्स लागू किया है, अपने जो उनका मॉडल करिकुलम बना है, जो AG जिसको बोलते हैं अप्रूव्ड हैंडबुक, उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी UGC लेवल पे ऐसा कुछ लेवल में तय नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट ये नई एजुकेशन पॉलिसी इसमें UGC लेवल पे तय होगा, UGC लेवल पे नहीं, नीचे तक जाएगा, सब स्कूल तक जाएगा। दिल्ली में हैप्पी स्कूल के नाम से कंसेप्ट तय किया। हैप्पी स्कूल में भी यही है कि पहले बच्चा जीवन के बारे में साक्षात सीखे, सिर्फ उसको हो क्या रहा। अभी ऐसा हो रहा है कि अगर हम देखते हैं, अगर बच्चा उम्र से पहले अगर कोई पोइम सीख लेता है तो हम उस बच्चे को समझते हैं कि हमारा बच्चा बहुत कुछ सीखता है, कि वो सब बच्चों से पहले वो पोइम सीखा। जब पोइम सिखाना तो उद्देश्य नहीं है ना। तो ये कंसेप्ट सब जगह आ रहा है और सब जगह महसूस किया जा रहा है कि जो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, ये बात शिक्षा में गायब है। इस बात को लाने की जरूरत है, उसके बाद में इसको स्किल पे सक्षम करना ठीक होता है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। Next question. Sir, myself, Dr. Krishna Singh. अभी लोग मैंने जो बात की है, इस क्वेश्चन होता है। Sir, myself, Dr. Krishna Singh. Can you hear me? हाँ, बताएं। हाँ सर, ये जो ICT एजुकेशन है, वो कैसे सेल्फ को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इफेक्टिव है? हेलो, हाँ सर, आवाज दोबारा बोले। हाँ, ICT एजुकेशन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा कैसे समझ पाए, इसको कैसे इफेक्ट करता है? हालांकि इसका ICT से कोई संबंध नहीं है। मैंने इनिशियली क्योंकि वर्कशॉप से कंसल्टेंट से बात की, इसका संबंध तो आपकी सेल्फ से है। जो सेल्फ है उसमें इमेजिनेशन जो है, थॉट, एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर, ये है सारा जो हमारे सेल्फ में चलता रहता है, सब कुछ इससे तय होने वाला है। तो जब हमारा थॉट और एक्सपेक्टेशन है, उसके पीछे फीलिंग क्या है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, से फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपकी किसी से अनबन है, अब अनबन हो गई तो आप सोचते हैं कि मेरी फलाने से अनबन है, अब मैं किसी तरह से इसको सबक सिखाने वाला। आपने खूब प्लान बनाया कि मैं अगली बार ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसे प्लान बनाया आपने, 1 दिन लगा, 2 दिन लगे। तो जब प्लान बनाया तो अब हर्ष में ये म्यूजिक में चला, और 2 दिन बाद आपको पता लगा कि छोड़ो यार, क्या रखा, ठीक है, उसने जो किया वो उसके पहले मैं तो अच्छा था। तो 2 दिन तक आपने अपने आप को दुखी किया। तो ये जो एक्सपेक्टेशन, थॉट और इमेजिनेशन जो चलता है पीछे, यही सब कुछ तय करता है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टूल है जो काम करना सिखाता है, और जिस आधार पे हम सारा कुछ हमारा तय करते हैं वो सेल्फ है। जो सेल्फ में जो व्यवस्था है वो इमेजिनेशन से, उसके डिजायर पे, थॉट पे, और थॉट से एक्शन पे हम कैसे लाते हैं। थॉट के बाद में 2 चीजें निकलती है जो हमारा कंडक्ट हो, या तो हम कुछ व्यवहार करते हैं या काम करते हैं। अब ये थॉटफुल है और राइट अंडरस्टैंडिंग से है, तो हम व्यवहार भी ठीक करेंगे और कार्य भी ठीक करेंगे। और हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है तो व्यवहार भी ठीक नहीं करेंगे और काम भी ठीक नहीं करेंगे। जब ये दोनों ठीक नहीं करेंगे तो जिसके संपर्क में आएंगे हम खुद भी दुखी होंगे, उसको भी दुखी करेंगे, लेकिन वहां तो सुखी चाहते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी से इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि मैं आप एक कदम आगे बढ़ के कहूँ कि माना कुछ व्यक्ति को नींद नहीं आती,
तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेंगे, वो आपको कोई दवाई देगा। दवाई किस बात के लिए है, कि वो जिस वजह से नींद नहीं आ रही है, जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसका, जो इम्यूनिटी चल रही है, जिसको नींद नहीं आने देते, घर में ताकि सो जाते हैं, नींद नहीं आ रही है, उस थॉट प्रोसेस को रोकने की दवाई है। उसको कम सोचे, उसको ठीक करने की दवाई नहीं है, थॉट प्रोसेस को डायरेक्शन देने की दवाई नहीं है। वो दवाई इस बात की है कि उसका थॉट प्रोसेस स्लो हो जाए ताकि उसको नींद आ पाए। लेकिन थॉट प्रोसेस ठीक कैसे हो सकता है, वो तो जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो 4 स्तर की व्यवस्था को समझ ले कि वहाँ की व्यवस्था में मेरी क्या भागीदारी है, कैसे निर्वहन कर सकता हूँ, तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नींद आ जाएगी। ठीक, ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ हेलो हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ जी, माई सेल्फ डॉक्टर किरणजीत कौर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जैसे हम कहते हैं थॉट्स हैं ना, हमारे माइंड में ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, कभी कुछ हैपनिंग्स ऐसी हो जाती हैं आसपास, या फिर कोई मतलब कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं। हाउ कैन यू डिस्कस द वेज हाउ वी कैन कंट्रोल नेगेटिव थॉट्स और वी कैन कन्वर्ट दीज थॉट्स इनटू पॉजिटिव वंस? थॉट जो है, जो कुछ भी हमारे दिमाग में आता है, हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास में नेगेटिव बात आ रही है उसका कारण कोई दूसरा है। जैसे उदाहरण के लिए कि हमने वर्क प्लेस पे हैं तो हमारे साथ कोई बिहेव ठीक नहीं किया, तो हमको लगता है कि हम उसकी वजह से दुखी हो रहे हैं। या मार्केट में जा रहे हैं, अब प्रॉपरली अपनी गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला ठीक नहीं चला तो लगता है उसकी वजह से दुखी हो रहे हैं। तो हम हर समय अपनी तकलीफ का कारण बाहर ढूंढते रहते हैं। मुझे लगता है कि इन सब की बजाय अंततः इसमें दुखी होने का कारण तो हम ही। मैं एक मोटा सा उदाहरण के सामने आपको बताऊं। तो माना आपको किसी ने दुर्व्यवहार का, अच्छी बात नहीं बोली, गाली बोली, तो निश्चित रूप से आप दुखी होंगे। अब इसके तुरंत बाद अगर आपको पता लग जाए कि गाली बोलने वाले का तो जरा दिमाग ही ठीक नहीं, ये तो खुद ही अपने व्यवस्था में दुखी है, उसको तो बहुत दिनों से कोई दुख ले रहा है, तो आपको उस पर करुणा आने लगे, तो जो भाव आपका तुरंत बदलने वाला है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि जो उसने कहा है, आपके साथ बिहेव किया है, आप उसको लेते कैसे। आप लोग यही समझे कि उसका ये जो अभी वो खुद ही व्यवस्था में नहीं है, इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो आपको अपना भाव ठीक रखना है। दुखी होने का भाव तो हमारा खुद का ही है। अगर उसने हमको दुखी करने की कोशिश की, लेकिन हमने अपना भाव ठीक किया, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। तो दुखी होने का निर्णय ये तो हमारा अपना ही है। बाहर तो बहुत सारे लोग हैं आपको दुखी करने में लगे हुए हैं, हमको दुखी होना है कि नहीं होना है ये हमको सोचना है। तो उस भाव को जो निश्चित रखने का काम है, ये ट्रेनिंग है। आप इस प्रोग्राम से जो निकलते हैं उसके सोच में फर्क आता है और समझता है सामने वाले। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई जो वर्किंग प्लेस पे काम है, आप कहीं आपके सीनियर ने, आपको बॉस ने और आपको डांटा फैलावा कुछ कहा, तो बहुत से लोग उसमें सोच में निकल के आता है। हो सकता है कि जो डांट रहा है, कह रहा है, उसकी समस्या कहीं और है। हो सकता है जो आपको कह रहा है वो कहीं और से उसके दिमाग पर जो चीज आई है जो उसको परेशान कर रही है, उस परेशान का आउटकम आपसे निकाल रहा है। आपने अपने ऊपर ले लिया तो आप दुखी हो गए, आपने अपने नहीं लिया, आप अपना जो भी ड्यूटी है, काम है, उसको ठीक कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम पाए तो वो ठीक हो गया। तो ऐसा कई बार होता है कि हम जो कारण को दूसरी जगह ढूंढते हैं, लेकिन दुखी होने का डिसीजन तो हम ही लेते हैं। दुखी होना है नहीं होना, ये डिसीजन तो हमारा नहीं। अगर इस भाव से जीते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है एक लेक्चर में। मैंने बताया कि इस बात के लिए हम 8 दिन लगातार इसी बात को करते हैं। 8 दिन सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं कुछ पे जाके आया। तो 8 दिन के बाद में एक सोच बनता है। ऐसा नहीं कि 8 दिन में सारी समस्याओं को समझ रहा। 8 दिन के बाद एक सोचने का डायरेक्शन बनता है कि मुझे अपने आप में कैसे सोचना चाहिए, परिवार के साथ में कैसे सोचना चाहिए, और यानी व्यक्ति के रूप में कैसे सोचना चाहिए, प्रकृति के साथ कैसे। वो डायरेक्शन बनती है। डायरेक्शन को ठीक होने में समय लगता है और अंततः हमारा जो उद्देश्य तो दुखी रहनी है। तो दुखी होने का निर्णय भी हमारा, जब हमको ये बात समझ में आती है तो हम दुखी होते, कम दुखी होते थे, बिल्कुल दुखी नहीं होते, फिर सुखी होते। जी सर, myself Shaileja Mahadappa. My question is, please differentiate the human values in case of literates and illiterates. हेलो, आवाज थोड़ी आपकी कम आ रही है, बोलना पड़ेगा। Okay, sir. Myself Shaileja Mahadappa.
My question is, please differentiate the human values in case of literates and illiterates. इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें लिटरेसी का कोई रोल नहीं है। आप अपने आसपास भी महसूस कर सकते हैं। आपको अगर ध्यान में हो, नहीं ध्यान में, तो बातचीत में देखे से एक दो पीढ़ी पहले के व्यक्ति थे, एक पीढ़ी पहले के व्यक्ति थे, तो क्या हम समझते हैं कि व्यवहार के आधार पे उनको देखें तो हो सकता है हमसे ज्यादा अच्छा हो। लोगों ने अब तक तो ये कहना शुरू किया है कि पढ़ा लिखा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा लिखा हो तो ज्यादा ठीक है। वो इस बिहेवियर के आधार पे, उसके कंडक्ट के आधार पे थे। मैंने जैसा शुरू में कहा कि हमारी लिटरेसी तो बढ़ रही है। अब लिटरेसी बढ़ रही है तो उनको सभ्य होना चाहिए, सभ्य होना है तो सहनशील होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए तो दुर्व्यवहार के साथ नहीं करना चाहिए, ये महिलाओं से अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए। तो लिटरेसी के साथ सीधा संबंध नहीं। संबंध तो है कि इस संबंध के भाव को, ये 4 स्तर की जो हमारी व्यवस्था है, हमारा जीवन इस 4 स्तर में ही है। इस 4 स्तर की व्यवस्थाओं को हम समझ पाए हैं कि नहीं पाए, और समझ पाए हैं तो निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं। जितने समझते हैं ठीक है, समझने के बाद जितना निर्वहन करते हैं उसी को संस्कार कहते हैं। तो वो हमारे संस्कार में कितना है, संस्कार यानी हमारे कंडक्ट में कितना है। जितना हमारे कंडक्ट में आता है वो 2 रूप में दिखता है, या तो हमारा बिहेवियर के रूप में दिखेगा या कार्य के रूप में दिखेगा। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा से संबंध नहीं है, पर शिक्षा बहुत जरूरी है अगर इस आधार पर दी जाती है। ये जो व्यवहार का काम है शिक्षा के आधार पर सिखाया जा सकता है। पहले हमारी एजुकेशन बहुत पहले देखें तो दोनों चीज कौशल भी सिखाते थे और ये जिसको वैल्यू कहते हैं वैल्यू भी सिखाते हैं। अब तक की शिक्षा इसमें वैल्यू लगभग खत्म हो गई। कब खत्म हो गई? धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बाहर हो गई और सिर्फ कौशल ही रह गया। जब कौशल रह गया तो वापस उसको कौशल को मूल्य आधारित कौशल कैसे कर सकते हैं, या कौशल ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बीए करता है, तो बीए करता सिर्फ पढ़ता है, उसको ये पता नहीं कि मैं बीए में, मैं आर्ट्स में हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ, पॉलिटिकल नहीं पढ़ता है कि इसकी मेरी कोई नौकरी लग रही है। तो जब तक उस पर कोई वैल्यू शामिल नहीं होगी तो व्यक्ति के रूप में हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, व्यक्ति के रूप में उसने कुछ नहीं पाया। तो उसमें व्यक्ति के रूप में अगर निर्माण नहीं हो रहा है तो शिक्षा का कोई रोल नहीं। अदरवाइज तो शिक्षा का ही बड़ा रोल है कि शिक्षा से ही तो व्यक्ति बनता है। इसी रोल को हमको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उसको आइडेंटिफाई करके शिक्षा में कैसे ला सकते हैं वो सबसे नई शिक्षा नीति करने में साबित हो। मैं अगेन इसमें एक बार और कहना चाहूँ कि अगर शिक्षा नीति कागजों में आ भी जाती है तो उससे भी बदलाव नहीं होने वाला है। ये बदलाव तो हम टीचर्स के माध्यम से हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचर अगर भी शक्ति को पहचान ले कि उनका डोमेन बहुत बड़ा है और जो भी पॉलिसी बनती है वो टीचर के माध्यम से लागू हो सकती है। जब टीचर ठान लेगा और अपने कंडक्ट में ले आएगा, भाषण से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसने आके बता दिया, आज मैंने आपको बता दिया सबसे समझ में आ गया, ऐसा नहीं होगा। जब टीचर के कंडक्ट में आ जाएगा तभी बच्चा उसे सीखेगा। तो मैं समझता हूँ कि टीचर को इस पर्टिकुलर विषय में बहुत गहराई से जाना चाहिए कि वो पीढ़ी तैयार करता है। वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, सिर्फ अपनी पढ़ाई तक सीमित नहीं है, वर्क प्लेस तक सीमित नहीं है, वहाँ सिखाने वाले रेगुलर तक सीमित नहीं है। वो पूरी पीढ़ी को तैयार करता है। उसका बहुत बड़ा रोल है। उस बड़े रोल को करने के लिए वो इस विचार से निकले और इस विचार के आधार पे अपने आप को प्रमाणित करे, उसके कंडक्ट में हो, उसके विचार से लेकर कंडक्ट तक पहुंचे। जी सर नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। सर मैं डॉक्टर राजकुमार बात कर रहा हूँ सर। जो मेरा प्रश्न है ये सिंपल है कि सर ये आजकल जो प्राथमिक हायर एजुकेशन में, जो प्राथमिक से हायर एजुकेशन तक जो ह्यूमन वैल्यू के बारे में ये जो सिलेबस में उतना नहीं है सर। जो हमारा 20 साल 30 साल के पहले थे उतना वो नहीं है। जो बच्चों के मन में जो ह्यूमैनिटी के बारे में जो शिक्षा देना है प्राइमरी में बहुत इफेक्टिव होता सर। इसलिए आने वाले दिन में जो 10वीं खत्म करते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माता पिताजी और बच्चों के वही उधर ही देख रहे हैं सर। जो भी बने तो अंदर जो ह्यूमैनिटी अंश बहुत 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 जरूरी है सर। इसके बारे में आपके विचार सर। प्राइमरी से बहुत मस्त है सर। ये जरूरी है बोले तो सर ये क्वेश्चन तो बचा ही नहीं है। क्वेश्चन बताया नहीं आपने, उत्तर दे दिया है कि ये समाज में इतना तो सबको लग रहा है कि समाज में होना चाहिए। और अभी जो व्यवस्था हाँ सर वो कमी होता जा रहा है सर। प्राइमरी लेवल में जो सिलेबस में सर बच्चों को जो सिखाने का सर ह्यूमैनिटी के वो कमी होता जा रहा है सर। आजकल आने वाले जो साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी,
ज्यादा पीठ लगे हुए हैं सर, आने वाले दिन में इसका क्या होगा सर? मैं समझता हूँ नई एजुकेशन पॉलिसी ने इसको एड्रेस किया है। इस बात को देखो, एक बात तो सबको महसूस होती है कि ये मानवीय मूल्य होने चाहिए, इसमें किसी को दो राय नहीं है। इतना क्वेश्चन इतना है कि कहाँ से शुरू होने चाहिए, तो सबसे पहले परिवार से शुरू होने चाहिए, परिवार के बाद में स्कूल में होनी चाहिए। अब हमने देखा कि मान लो परिवार से भी नहीं हो पाते हैं, परिवार की अपनी प्रॉब्लम है, आइसोलेटेड फैमिलीज है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, और फिर स्कूल का भी जो व्यवस्था है, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा जल्दी से ABCD सीख ले, जल्दी से कोई बोलनी सीख ले, नंबर 10 में से 10 आने चाहिए, उसका व्यवहार भले के साथ तो निकले करता है, तो वहां से निकल के आ जाता है, कॉलेज में आ जाता है। तो हमको लगा कहीं से तो शुरू करनी चाहिए ना। कुछ लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया था, कॉलेज की हमारी जिम्मेवारी थोड़ी इसको होगी नहीं सिखाना, लेकिन हमको लगता है कहीं से शुरू चाहिए। पर अब जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये स्कूल से लेकर कॉलेज तक सबको एड्रेस करने वाली है, और उम्मीद करते हैं कि सब जगह इसको लागू होगा। एजुकेशन तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ जी सर, मैं डॉक्टर सरबजीत सिंह फ्रॉम खालसा कॉलेज पटियाला पंजाब से बोल रहा हूँ। सर, हमारे वेदों में लिखा है कि मन तो ज्योत स्वरूप है, पहले अपना मूल पहचान। तो सर, हमें तो पहले से ही ये सीखा है कि अपना मूल पहचानना चाहिए। तो फिर जो आज का जो एरा चल रहा है, ऑनलाइन सीखा एंड न्यू लैंग्वेज पॉलिसी, ये कैसे हम इसको पैरेलल चलाएंगे? पहले अपने आप के बारे में तो पता नहीं है और टेक्नोलॉजी के ऊपर हम चढ़ के जा रहे हैं। प्लीज सर, आप बड़े हैं, बताइए मुझे। मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसा आपने कहा, ये सभी धर्मों में लिखा हुआ है, सभी धर्मों में लिखा है कि व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, सभी में लिखा है, अलग अलग तरीके से बात की गई है, किसी में दो राय नहीं है। लेकिन हमने धीरे धीरे शिक्षा में इसको वहां से हटा दिया। तो शिक्षा में हटा दिया तो फिर कहाँ से सीखेगा? या तो परिवार से सीखेगा। अब परिवार की जो व्यवस्था धीरे धीरे जिस तरह के हम देख रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, तो उनके पास सिखाने को दिखता नहीं, तब तक बच्चे को कहाँ से सीखने का होगा? तब वो बच्चा अपने आप को बहुत ही ऐसा फील करता है। मैं आपके छोटे से उदाहरण से बताऊं, जैसे हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि बहन भाई मिलकर रहना चाहिए, सबसे दोस्तों के साथ मिलकर रहना चाहिए, मान के खाना चाहिए, ये सिखाते हैं। और जब बच्चा घर में देखता है कि उसके पिताजी तो अपने भाई से लड़ रहे हैं, अपनी बहन से लड़ रहे हैं, अपने पिताजी से लड़ रहे हैं, तब उसको लगता है कि कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है, तो अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो ये जो वैल्यूज है, जैसा आपने कहा है, तो मान लो वैल्यू मेरे में नहीं है तो मेरे बच्चे तक कैसे पहुंचे? तो ये धीरे धीरे जो बात हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म में जो जिस धर्म को मानता हो लिखी हुई, लेकिन उस बात को न तो कोई समझने की कोशिश करता है, न समझना चाहता है। तो ये बात कहीं न कहीं तो शुरू होनी चाहिए। इसलिए एजुकेशन से ही संभव हो सकता है, जो पीढ़ी में परिवर्तन हो तो एजुकेशन से। थैंक यू सर, वेरी मच। Any more questions? विशाल जी, बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि आपका जो ऑडियंस है बहुत ही थॉटफुल है और बहुत इन्होंने इस बात को अपने अंदर उतारने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इस बात को हम अपने थॉट प्रोसेस में ला लें, इतना प्रयास है कि थॉट प्रोसेस में लाएं कि हम सुविधाओं के लिए जी रहे हैं या संबंध के लिए, और दोनों के लिए तो जी रहे हैं, लेकिन दोनों में कौन प्रायोरिटी क्या है। अगर प्रायोरिटी तय कर पाते हैं तो हम संबंध को पहचान पाते हैं, और संबंध को पहचानने के बाद हमको कितनी सुविधाएं चाहिए इसको भी पहचान पाते हैं। जब हम खुद पहचान पाते हैं तो हमको ये नहीं देखना पड़ता कि पड़ोसी के पास कितनी, मेरे वो क्या रहा, आज तो मेरे बड़े भाई के पास ज्यादा व्यवस्था हो तो मैं उसी से दुखी होने लगता हूँ। तो दुखी तो मैं खुद ही हो रहा हूँ। मान लो मेरे बड़े भाई के पास बड़ी कार है तो मैं सोच के दुखी होने लगा, उसके बाद बड़ी मेरे पास छोटी, तो दुखी होने का निर्णय तो मेरा ही। तो मैं समझता हूँ कि सब विचार में लाएं और विचार लाने के बाद अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। और आप में से हम बहुत इस तरह के वर्कशॉप भी चलाते रहते हैं। बहुत सारे हमने टेक्निकल एजुकेशन में सारे वाइस चांसलर को इस तरह का ऑनलाइन 5 दिन का वर्कशॉप कराया है, और देश में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके सबके प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर को 5 दिन का ऐसी 5 दिन तक लगातार, अभी मैं आपसे 1 घंटा बात की, 5 दिन लगातार इसी विषय को चर्चा की है। और AICTE में जितने ऑफिसर है उनको इस बात को बताया है, और ऐसे वर्कशॉप चल रहे हैं। आप में से भी कोई इच्छा रखता हो तो आप निश्चित रूप से बताएं, आपको भी इस तरह के वर्कशॉप से जोड़ सकते हैं और वहाँ पर ठीक लगे तो देख सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया वाइस चांसलर साहब, आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी बातें हम सबको बताई। सो आपके शेड्यूल में से आपने हमारे लिए शेड्यूल निकाला, मैं हाथ जोड़कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। पूरी मेरी रिफ्रेशर कोर्स के पार्टिसिपेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आपको सब तंग करते रहेंगे, हम लोग आपसे ज्ञान लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you very much. Dr. Bamlin, please carry. As we come to the end of the interesting, inspiring and enlightening session, I request all the attendees to kindly stand up for the playing of the national anthem. So thank you very much to all the participants. I think today we had a good inaugural session, and now we had very good lecture from Professor S.T. Charanji, Vice Chancellor, Bikaner Technical University. So now